औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA Rizvi Official. Today our topic is regarding origin, history, development of jurisprudence. Origin, history, development of jurisprudence, या or general theory of law or its philosophy. So then today our topic is very important regarding jurisprudence, which is said to be the mother of all law. बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस को, कानून की समझबूझ को, कानून की नजर में तमाम कानून की मां समझा जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत अहम है। एंड विदाउट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नाउ इन मॉडर्न वर्ड्स दिस सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस deals with also the philosophy of law and the general theory of law, and now it has most value in the field of law. तो इसीलिए ये टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस का जो टॉपिक है, जो इसका इब्तदाई टॉपिक है, तो ना सिर्फ ये LLB के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि तमाम मुकाबला जात के इम्तिहान के लिए ये बहुत ही अहम टॉपिक है। एंड इवन प्रोफेशनल लॉयर और जजेस, दे कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस लेक्चर while understanding the origin, development, history and further elaboration of jurisprudence. तो आइए आज का टॉपिक, जो कि थोड़ा सा वसी टॉपिक है, हमने इसको बड़ी कोशिश की है कि इसको मुख्तसर किया जाए, क्योंकि बहरहाल ये फिलॉसफी का टॉपिक है। और फिलॉसफी तो आप सारे जानते हैं कि बहुत खुश्क समझा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। Nowadays, without deeply research and without philosophical level, no proper concept of any proposition of law can be easily understand without the help of philosophy and jurisprudence. तो आए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, जो कि है jurisprudence के हवाले से। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि इस टॉपिक को हमने किस तरतीब के साथ लेकर चलना है। क्योंकि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये लिटरल मीनिंग है इसका, कि जूरिस्प्रूडेंस का सिंपली जो शुरू में जो क्लासिकल दौर में इसका मतलब लिया जाता था, जो भी फिलॉसफी हो, जो भी फील्ड ऑफ साइंस हो, या जो भी फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ हो, अगर उस तमाम की हिस्ट्री की बात की जाए तो हमें रोमन और लैटिन का किरदार नजर आता है। क्योंकि ये वो पुरानी एथेंस की और स्पार्टा की वो शहर थे जिसमें आज से हजारों साल पहले डेमोक्रेसी भी थी, वहां पर फिलोसोफर्स भी थे। और विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिनल फाउंडिंग फादर ऑफ ऑल फिलॉसफी, आई मीन्स दैट Socrates, Plato and Aristotle, nobody can go into the field of any philosophy without understanding these three basic founding fathers of any philosophy. तो इसलिए हमने इसका मीनिंग रोमन दौर से देखना है। ये तकरीबन 3 BC की बात है। तो मैं अपने व्यूअर्स को, जो LLB के स्टूडेंट जो ये देख रहे हैं, अपने इम्तिहान के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने नोट्स बनाने के लिए कॉपी
और अपने साथ पेन रखें ताकि वो छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट भी करते हैं। इस बोर्ड की तंगी की वजह से तमाम बातें नहीं लिखी जा सकती, गो के उन तमाम छोटे छोटे पहलुओं का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि तमाम ऐसे पॉइंट्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से अहम हो, या वो किसी ऐसे के हवाले से, या किसी शॉर्ट क्वेश्चन, या किसी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अहम हो, तो वो भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा और आप नोट करते रहेंगे। तो लिटरल मीनिंग हम जो है ये 3 BC की बात कर रहे हैं। BC से मुराद है बिफोर क्राइस्ट। तो तकरीबन आज से हजारों साल पहले 3 BC में भी जो जूरिस्प्रूडेंस, जो लैटिन जबान के 2 लफ्जों का मजमुआ है, दैट इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंशिया। जूरिस मीन कानून और प्रूडेंशिया मीन समझबूझ। तो सिंपली जूरिस्प्रूडेंस को नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है और पहचाना जाता है। और इसके अलावा इसके जो एडवांस मीनिंग की तरफ हम आते हैं तो वो अब जूरिस्प्रूडेंस से सफर करते हुए जनरल थ्योरी ऑफ लॉ और फिर इस फिलॉसफी तक पहुंच गया है। जब हम इस अपने कंसेप्ट को, इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे तो इस जूरिस्प्रूडेंस का सफर जो हम 3 BC से शुरू कर रहे हैं वो जनरल थ्योरी ऑफ लॉ तक खत्म होता है। और उसके प्रेजेंटली जो लॉस्ट बड़े थिंकर, राइटर और जूरिस्ट पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं वो रोनाल्ड डवार्किन हैं, जिन्होंने अपना मशहूर थीसिस राइट आंसर लिखकर पूरी दुनिया में शोहरत पाई कि इन एवरी प्रपोजिशन ऑफ लॉ देयर इज ओनली वन राइट आंसर। और जजेस को और वुकला को और तमाम रिलेटेड प्रोफेशनल्स लोगों को अपनी किसी भी प्रपोजिशन जो उनके अपने हवाले से है तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो रोनाल्ड डवार्किन का राइट थीसिस वाला थीसिस जरूर पढ़े कि वो ये कहता है कि एवरी प्रपोजिशन ऑफ लॉ मस्ट हैव only one right answer which is the best solution of that proposition। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम 3 BC की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त रोमन की उन सिटी स्टेट्स में लॉ के स्कूल भी कायम थे और 5 BC तक कॉलेज ऑफ पॉन्टिफ्स थे और उन कॉलेज में दाखिले की शराइत यही हुआ करती थी कि उसको जूरिस्प्रूडेंस का इल्म जरूर होना चाहिए, उसे फिलॉसफी से मोहब्बत जरूर होनी चाहिए और इसी तरह आर्ट के हवाले से भी उसका टेस्ट लिया जाता और फिर उन लॉ अकेडमीज में उनको दाखला मिलता। तो कहने का मकसद ये है कि साइंटिफिक स्टडी तो रोमन दौर से ही शुरू हो चुकी थी, जो कि उस वक्त इतनी साइंटिफिक नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये बात जूरिस्प्रूडेंस जब दियास ने लिखी तो उसने उसमें थिंकर वर्सल का हवाला दिया और ये कहा कि लॉ इज द फर्स्ट सोशल साइंस विच has brought on the record by the Romans as a art out of law। कि रोमन्स ने लॉ से एक ऐसा आर्ट निकाला, क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी जस्टिस की थ्योरी हो या लॉ की थ्योरी हो, जब उसकी फिलॉसफी की बात करें तो हम जब शुरू में रोमन्स में जाते हैं तो आज भी प्लेटो का जस्टिस, ब्यूटी और ट्रुथ का कंसेप्ट हमें सामने नजर आता है। तो इसके बाद 5 BC से लेकर 527 BC तक हमने ये देखा कि बैजेंटाइन अंपायर के दौरान भी
लॉ की इतनी डेवलप हो चुकी थी कि जब जस्टिनियन 527 बीसी में या 438 बीसी में जस्टिनियन का सिविल कोड आ चुका था, तो हम ये देखते हैं कि इसकी तरक्की, लॉ की तरक्की, जूरिस्प्रूडेंस की तरक्की, इसकी फिलॉसफी का सफर रोमन से शुरू होता है। तो अब हम इसके बाद जब अगले पीरियड में दाखिल होते हैं तो वो मिडिवल पीरियड कहलाता है। मिडिवल पीरियड में यूरोप में इतनी तरक्की नहीं थी, लेकिन फिर भी लॉ के हवाले से थॉमस एक्विन्स का नाम बहुत अहम है, क्योंकि उस वक्त यूरोप में चर्च की हुकूमत थी और मजहब और हुकूमत में कोई फर्क नहीं था, और इसी तरह हुकूमत पर मजहब डोमिनेट था। तो इस तरह कैथोलिक चर्च की हुकूमत थी। तो थॉमस एक्विन्स ने अपनी मशहूर किताब में लॉ का मजीद एनालिसिस किया और उसको एक नई जहत दी। तो इसके बाद रेनेसांस का दौर आता है, जब यूरोप में तहरीके अहयाए अलूम शुरू हुई, जब प्रिंटिंग, इटली में प्रिंटिंग प्रेस उस वक्त इजाद हो चुका था। बहुत सी किताबों के तराजम इंग्लिश में, जो कि फारसी की थी और जो कि अरबी की किताबें थी, क्योंकि हमारे बहुत पहले रोमन एम्पायर के दौर से भी पहले मुसलमानों के यहां खास तौर पर मस्जिद कर्तबा, जिस पर अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म भी है, तो वो अपने अब्दुल रहमान अव्वल के दौर में जो कर्तबा की मस्जिद थी, वो इस्लाम की दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसमें पूरी दुनिया के लोग आकर फलसफे की और फिक्र की तालीम हासिल करते थे, और उसमें तमाम दुनिया से बाशिंदे आते थे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये वहां पर यूरोप में जो तहरीके अहयाए अलूम रेनेसांस के नाम से शुरू हुई, तो वहां से ही यूरोप वालों की किस्मत बदली और उन्होंने तरक्की का सफर शुरू किया। तो साथ ही उन्होंने जहां सनती इनकलाब के जरिए यूरोप में तरक्की की राह हमवार की, इसी तरह लॉ में भी एडवांसमेंट आई। वक्त और सोसाइटीज का डेवलप होना, उनका ग्रोथ में आना, तो ये बात भी मुतकाजी करता है कि उस वक्त के लॉ को भी उसके साथ रेलिवेंट बनाया जाए। तो इसलिए उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे सामने इसके मॉडर्न मीनिंग आते हैं, जो कि रेनेसांस के बाद की बात है कि जब जूरिस्प्रूडेंस को कन्वेंशनली 2 पार्ट्स में तकसीम किया गया। जूरिस्प्रूडेंस को कन्वेंशनली 2 पार्ट्स में तकसीम किया जाता है। एक पार्ट कहलाता है नॉर्मेटिव, एक पार्ट क्या कहलाता है? नॉर्मेटिव, और दूसरा पार्ट कहलाता है डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल या ऑस्टियन स्कूल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन दोनों को आज हम थोड़ा मुख्तसरन लेकिन जामे अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस के 2 पार्ट, कन्वेंशनली जूरिस्प्रूडेंस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक उसका हिस्सा जो कि नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस को डील कर रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल को डील कर रहा है। Although in both mostly जो अप्रोच अपनाई गई है वो तो लीगल पॉजिटिविज्म है, लेकिन बहरहाल जहां हम नॉर्मेटिव की बात करेंगे, जब नॉर्मेटिव पे आएंगे, इसके थिंकर या इसके जूरिस्ट या इस पर लिखी जाने वाली किताबों पर जब हम आएंगे, तो उसमें हमें यह भी देखने में मिलेगा कि ओल्ड क्लासिकल जो पॉलिटिकल थिंकर थे, तो वो भी नॉर्मेटिव के हक में थे। तो आइए आज हम समझते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के जो 2 हिस्से कन्वेंशनली किए गए हैं,
एक नॉर्मेटिव है और एक एनालिटिकल है, तो वो दरअसल है क्या? तो हम ये देखते हैं पहले डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल को। जो ऑस्टन ने इसको मीनिंग दिए थे कि ये एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है ये स्टडीज व्हाट लॉ इज। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस का काम ये है कि ये सिर्फ ये स्टडी करता है कि लॉ है क्या, जबकि इसके बरअक्स जब हम नॉर्मेटिव व्यू पॉइंट में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस स्टडीज व्हाट लॉ आर टू बी, व्हाट लॉ आर टू बी, कि लॉ को कैसे होना चाहिए। लॉ कोई स्टैग्नेंट नहीं है कि उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, बल्कि इन लोगों का कहना यह है जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच रखते हैं कि लॉ को वक्त के साथ तब्दील होता रहना चाहिए। तो इसलिए वो ये बात करते हैं कि इसे हर वक्त अच्छे से अच्छा बनाने की, सोसाइटी के मुताबिक इसको करने की जरूरत है और इसमें तब्दीली की बात करते हैं, तो इसलिए इसको नॉर्मेटिव अप्रोच कहा जाता है। तो इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव और ऑस्टियन स्कूल जो है वो जूरिस्प्रूडेंस की क्या तारीफ करता है, डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या बताते हैं, और इसी तरह हम ये भी देखेंगे कि नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस वाले जूरिस्प्रूडेंस की क्या तारीफ करते हैं। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले एनालिटिकल स्कूल, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल या ऑस्टिनियन स्कूल ये कहता है कि ये वो फॉर्मल साइंस ऑफ स्टडीइंग द लॉ है which now becomes the philosophy of law, the general theory of law, because overall law deals with human, and for studying the humanistic character, the human behavior, there is need to study the law in connection with human, क्योंकि कानून सिर्फ और सिर्फ लोगों के माशरों में ही राइज किया जाता है, ना कि इसे जानवरों के लिए बनाया जाता है या बाकी किसी चीजों के लिए बनाया जाता है। लॉ जो है वो लोगों का जो माशरा है उसमें अमन कायम करने के लिए, उसमें पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम करने के लिए लॉ बनाया जाता है। तो इस तरह हमने ये देखा कि डिस्क्रिप्टिव वाले इसकी जो डेफिनेशन करते हैं वो इसको तकरीबन एक ऐसी मिसाल से जाहिर करते हैं कि ये जूरिस्प्रूडेंस जो दरअसल नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल्स ऑफ लॉ की बात करता है, ये अब ऐसी साइंस बन चुकी है, ये अब ऐसा फॉर्मल साइंस का रूप अख्तियार कर चुकी है कि विदाउट स्टडीइंग द टोटल एनाटॉमी ऑफ ऑल लीगल सिस्टम, और इसको जो मेन डेफिनेशन दी है एनालिटिकल स्कूल को वो भी ऑस्टन ने ही दी है, जब उसने ये कहा कि इससे मुराद ये है कि ये ना सिर्फ ये देखती है कि व्हाट लॉ इज, बल्कि जूरिस्प्रूडेंस नाउ हैज बिकम द जनरल थ्योरी ऑफ लॉ इन विच we can study the human behavior, the social norms, and in this way, Austin says that it is a philosophy of law which deals jurisprudence. Furthermore, इसमें जो सबसे अहम बात एनालिटिकल स्कूल के हवाले से है वो ये भी है कि इसको मुख्तलिफ थिंकर ने अपने अपने अंदाज में भी डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन ये मैं बताता चलूं कि अभी तक सबसे ज्यादा वैलिड जो ऑस्टन की जो दी गई डेफिनेशन है एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से, तो उसको बेहतर गर्दाना जाता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है
ये जब इसको हॉलैंड ने डिफाइन किया तो उसने ये कहा, हॉलैंड ये कहता है कि इट इज फॉर्मल एंड सोशल साइंस ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। क्योंकि लीगल पॉजिटिविज्म आपके लिए शायद नई टर्म हो, अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो ये भी एक फिलॉसफी है। एक तरफ लीगल पॉजिटिविज्म है और दूसरी तरफ नेचुरल लॉ वाले हैं। नेचुरल लॉ वाले ये कहते हैं कि कानून जो है, जो मोरालिटी है, वो हम में बाई बर्थ है, तो इसलिए ये डिवाइन है, ये अल्लाह ताला ने दी है। और इसी तरह जो वेस्टेड राइट है वो भी हमें कोई सॉवरन नहीं देता, कोई हुकूमत नहीं देती, बल्कि अल्लाह ताला बाई बर्थ ही किसी इंसान को वो राइट अता कर देता है। जबकि लीगल पॉजिटिविस्ट, जिसमें सबसे बड़ा नाम जर्मी बेंथम का है, जो इसमें भी हम उसका जिक्र करेंगे और उसके वर्क का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि लॉ एक इतना वसी सब्जेक्ट है कि इसके जो मुख्तलिफ नोशंस हैं, जो इसकी एक्सपोजिशंस हैं और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, मिसाल के तौर पर कंसेप्ट ऑफ राइट है, कंसेप्ट ऑफ ऑब्लिगेशन है, कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी है एंड सो ऑन। तो इन तमाम का अहाता कोई एक राइटर या एक थिंकर या एक जूरिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जर्मी बेंथम का नाम आता है कि तकरीबन उसने तमाम पहलुओं को कवर किया है अपने वर्क में। तो अब इसके बाद हम इसकी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल की जो डेफिनेशन करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हम उस डेफिनेशन का आखिरी इंग्रेडिएंट देखते हैं। तीसरा अहम नुक्ता वो ये है कि जिसको हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि जिस तरह अरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल सब्सटेंस एंड फॉर्म वाला है, उसी को आगे लेकर ये चल रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एक कारपेंटर है, एक बढ़ई है जो कि कुर्सी बनाता है, उसके पास लकड़ी भी मौजूद है, उसके पास कील भी मौजूद है, उसके पास हथौड़ा भी मौजूद है, ये सारा सब्सटेंस उसके पास मौजूद है, लेकिन कुर्सी वो उसी वक्त ही बनाएगा जो उसके मेंटल में कुर्सी की वो पिक्चर है जिसको सामने रखकर वो कुर्सी बनाएगा। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि हम अरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल जो सब्सटेंस वाला और फॉर्म वाला है उसको समझ सके, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल और डिस्क्रिप्टिव जूरिस्प्रूडेंस स्कूल ने इस तारीफ को भी इसमें शामिल किया है। और हम इस तरह इस मिसाल से समझ सकते हैं, जो कारपेंटर के पास कुर्सी बनाने के लिए उसके पास जो लकड़ी है, जो हथौड़ा है, जो और रेलिवेंट चीजें हैं उसको बनाने के लिए, तो वो सब्सटेंस हैं, लेकिन उसमें जो फॉर्म है, फॉर्म दरअसल वो है जो बढ़ाई के, जो कारपेंटर के जहन में आइडिया खड़ा है, उस कुर्सी की पिक्चर है, जिसको मद्देनजर रखकर ही वो अपना सब्सटेंस यूज करता है और कुर्सी बनाता है। तो एनालिटिकल स्कूल जो है उसका जो कंसर्न है वो सब्सटेंस से नहीं है कि कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी, हथौड़ा, कील या क्या लवाजमात हैं, बल्कि एनालिटिकल स्कूल का कंसर्न ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फॉर्म है, कुर्सी की वो पिक्चर है जो उसके जहन में, कारपेंटर के जहन में खड़ी है। तो इस मिसाल से हमने बड़ी आसानी से ये समझ लिया कि एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव जूरिस्प्रूडेंस का, जो लॉ को स्टडी करने का, जो लॉ को देखने का और जो लॉ को इंटरप्रेट करने का या उसमें रिसर्च करने का जो तरीका दिया है, उसको हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि एनालिटिकल स्कूल का कंसर्न जहन में
वो बनने वाली कुर्सी की पिक्चर है, ना कि कुर्सी का मटेरियल जो बढ़ाई के पास पड़ा है सब्सटेंस की सूरत में जिससे वो कुर्सी बनाता है। तो इसी तरह अब हम आते हैं नॉर्मेटिव की तरफ कि नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस क्या है। नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस जिस तरह मैंने पहले बताया वो ये कहती है कि व्हाट लॉ ऑट टू बी, और इट इज मॉरली जस्ट और राइट और बैड। इसका कंसर्न ये है नॉर्मेटिव का कि क्या जो कानून बनाया गया है क्या मोरालिटी पर पूरा उतरता है, क्या ये कानून जो नई एनेक्टमेंट सामने आई है क्या ये हमारे किसी फंडामेंटल राइट के खिलाफ तो नहीं, या क्या हमारी ये अपने किसी ही बेसिक अकीदे के खिलाफ तो नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में इन चीजों को जो डिस्कस करता है और अपनी फील्ड के अंदर शामिल करता है वो नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस वाले हैं, ना कि एनालिटिकल स्कूल वाले। इसी तरह इनके जो बड़े बड़े सवालात हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिन पर आज भी बहस जारी है, जिस तरह नेचुरलिस्ट फिलोसफर्स में और लीगल पॉजिटिविस्ट फिलोसफर में हार्ट फुलर डिबेट इज वेरी फेमस टिल नाउ। इसी तरह नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस में और एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में भी बहुत सी बहसें, बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स और बहुत कुछ मवाद मौजूद है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इनके दरमियान कितना फर्क है। तो बुनियादी बात तो यही है कि नॉर्मेटिव वाले ये कहते हैं कि कानून सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ आदमी बनाता है, क्योंकि कानून अल्लाह ताला भी बनाता है और इंसान भी बनाता है। जबकि लीगल पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कानून नहीं बनाता बल्कि इंसान खुद कानून बनाता है। उसके बरअक्स जो नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस वाले हैं वो ये कहते हैं कि लॉ न सिर्फ इंसान बनाता है बल्कि जो मोरालिटी है वो इंसान के अंदर बाय बर्थ मौजूद होती है। इसी तरह वेस्टेड राइट के बारे में भी वो ये कहते हैं कि वो इंसान के अंदर, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर बाय बर्थ होते हैं जो उसे अल्लाह ताला की तरफ से अता किए जाते हैं। तो इस तरह हमने ये देखा कि डिस्क्रिप्टिव में और नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस में क्या बुनियादी फर्क है। तो आगे जो हम अगला नेक्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं वो इनके वो बड़े बड़े बुनियादी सवालात हैं जिनसे ये दोनों जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल जिनसे डील करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस वालों का जो क्वेश्चन है वो ये देखते हैं, व्हाट इज प्रॉपर फंक्शन ऑफ लॉ? इज जस्टिस इज द मेन फंक्शन? जबकि इसी सवाल को डिस्क्रिप्टिव वाले देखते हैं, व्हाट इज लॉ? अगला सवाल नॉर्मेटिव वालों का है, व्हाट एक्ट्स शुड बी पनिश्ड एंड व्हाट एक्ट्स शुड नॉट बी पनिश्ड। जबकि इस किस्म का कोई सवाल हमें डिस्क्रिप्टिव में या एनालिटिकल में नजर नहीं आता, बल्कि उनका सवाल ये है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी। तो मैं यहां ये वजाहत कर दूं कि व्हाट एक्ट शुड बी पुनिश्ड, कि किन किन एक्ट्स का बंदा जब कोई करे तो वो मुल्जिम बन जाता है, तो वो कौन से जराइम हैं उनको देखना है कि क्या ऐसे इकदामात या क्या ऐसा इंसान का किया कौन सा ऐसा काम है जो जुर्म बनता है और कौन सा ऐसा काम है जो जुर्म नहीं बनता। ये नॉर्मेटिव तो देखती है लेकिन एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव नहीं देखती, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल वाले लॉ को मोरालिटी से सेपरेट कर देते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, और इसी पर ही हार्ट फुलर डिबेट। एक तरफ HLA हार्ट है जो कि लॉ को और मोरालिटी को सेपरेट कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ फुलर हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, कि लॉ एंड मोरालिटी ये सेम है और विदाउट बोथ गुजारा नहीं है। सिर्फ लॉ से बात नहीं चल सकती जब तक कि वो उस एक्ट को मोरालिटी सपोर्ट ना करती हो, तो वो लॉ नहीं है। इस तरह नॉर्मेटिव वाले देखते हैं कि ये जो लॉ बनाया गया है जस्ट है, राइट है या बैड है, जबकि ऐसी कोई बात हमें एनालिटिकल में नजर नहीं आती। इसी तरह अगला सवाल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज जस्टिस। नॉर्मेटिव वाले कहते हैं कि जस्टिस क्या है इस बारे में, जबकि डिस्क्रिप्टिव वाले ये कहते हैं डज एवरी सोसाइटी इज इन नीड ऑफ लीगल सिस्टम। क्या लीगल सिस्टम हर सोसाइटी की जरूरत है या नहीं। तो आमतौर पर तो यही देखने में आया है कि इस दुनिया में जहां भी जितनी भी सोसाइटीज हैं, अगर वहां पर सोसाइटीज हैं तो कुछ लॉज भी हैं जो उन सोसाइटीज को गवर्न कर रही हैं और वहां पर अमन है। अदरवाइज सोसाइटीज विदाउट लॉ गवर्न नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नॉर्मेटिव साइड पे, व्हाट राइट्स डू वी हैव, कि हमारे कौन कौन से हकूक हैं जो कि वेस्टेड राइट हैं और कौन कौन से हकूक हैं जो कि इनएक्टमेंट की सूरत में या किसी भी कानून की सूरत में जो कि पार्लियामेंट बनाती है, हुकूमत हमें देती है। इसी तरह उनका सवाल डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल वालों का आखिरी सवाल जो मेजर सवाल वो जिसको वो देखते हैं, वो उनका सवाल का कंसर्न ये है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी ऑफ लॉज एंड सोर्सेज ऑफ लॉज, कि एक लॉ को जब पार्लियामेंट बनाती है तो उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि क्या ये वैलिड भी है या इनवैलिड है, या इसी तरह ये सोर्सेज ऑफ लॉ हैं तो वो भी वैलिड हैं या नहीं हैं। जबकि नॉर्मेटिव वाले ये देखते हैं कि इज देयर ड्यूटी टू ओबे लॉ, कि क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून को ओबे करें, बिल्कुल ओबे करना चाहिए। और इसी तरह व्हाट वैल्यूज हैज द रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ जो है इसके साथ कौन कौन सी वैल्यूज अटैच जब तक ना की जाए तो वो रूल ऑफ लॉ नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर यहां अगर हम वेस्टर्न कल्चर की मिसाल दें, मसलन बेल्जियम की बात लेते हैं जहां गे मैरिजेस को कानूनी शक्ल में इजाजत दे दी गई है और लेजिस्लेशन कर दी गई है, तो ये वही एनालिटिकल स्कूल है जो मोरालिटी को नहीं देखता, जो मजहब को नहीं देखता, वो सिर्फ मैन मेड लॉ को देखता है और इसी तरह वो डिवाइन लॉ को भी नहीं मानता। तो इस वजह से इस किस्म के कानून जो वाज़े तौर पर सोसाइटी और उसकी जो नॉर्म्स और जो हमारे अंदर मोरालिटी मौजूद है बाय बर्थ, उसके भी खिलाफ है। तो इस तरह अब हमने डेफिनेशन को भी देख लिया, इनके बड़े बड़े सवालात को भी देख लिया, जिससे ये दोनों फिलॉसफीज, ये दोनों फील्ड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नॉर्मेटिव और एनालिटिकल डील करती हैं। वो कौन कौन से सवाल हैं। अब हम अपने अगला और आखिरी मरहले पर आते हैं कि नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस पे मेजर वर्क और बुक्स कौन कौन सी हैं। इसी तरह एनालिटिकल स्कूल में या डिस्क्रिप्टिव जूरिस्प्रूडेंस में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ जूरिस्ट, थिंकर्स एंड फिलोसफर वो कौन कौन से हैं। तो नॉर्मेटिव में सबसे पहला नाम आता है क्लासिक्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो क्लासिकल से मुराद वो पुराना जमाना लिया जाता है कि जब ओल्ड थिंकर, पॉलिटिकल फिलॉसफर वो सारे जो हैं, वो जिसमें इमैनुअल कांट भी शामिल है, जिसमें दूसरे भी बहुत बड़े नाम शामिल हैं, वो नॉर्मेटिव की लिस्ट में आते हैं। तो इसी तरह जॉन रॉल्स है जिसकी मशहूर किताब थ्योरी ऑफ जस्टिस है। इसके बाद H.L.A. हार्ट है जिसकी किताब पनिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह
जोएल फेनबर्ग की किताब लिमिट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ है। इसी के अलावा 5वें नंबर पर जोसेफ रॉस, बहुत मशहूर फिलोसोफर, जिसकी किताब द मोरालिटी ऑफ फ्रीडम है। और इसी तरह रोनाल्ड डवार्किन, जो 20th सेंचुरी के, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो 20th सेंचुरी तक ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर ऑफ एंड एज वेल एज जूरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रहे हैं, रोनाल्ड डवार्किन, जिनकी किताब का नाम है द मैटर ऑफ प्रिंसिपल। तो अब हमने डिस्क्रिप्टिव को देखना है कि इसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क किसका है और कौन कौन से थिंकर हैं। तो इसमें पहला नाम, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, लीगल पॉजिटिविस्ट जर्मी बेंथम का नाम आता है, ऑफ लॉज इन जर्नल। ये इसकी बड़ी मशहूर किताब है जिसमें वो तकरीबन तमाम थ्योरीज को कवर करने की कोशिश करता है। बार बार एक लफ्ज थ्योरी कोई भी बोलता है और कोई थ्योरी भी बोलता है, कोई यूके की प्रोनाउंसिएशन बोलता है या तो कोई यूएसए की प्रोनाउंसिएशन बोलता है। बहरहाल थ्योरी या थ्योरी का मतलब ये होता है टू एन आइडिया टू एक्सप्रेस और एलेबोरेट एनीथिंग, किसी भी चीज को वजाहत के लिए या उस पर रोशनी डालने के लिए जो भी आइडिया होता है उसको थ्योरी कहते हैं। तो उसके बाद ऑस्टन, जो कि इस स्कूल के बानी समझे जाते हैं और माने जाते हैं, उनकी बड़ी मशहूर किताब प्रोवेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड है, जो मेरे ख्याल में 1832 की है। ये बहुत बड़ा काम है ऑस्टन का। इसके अलावा हैंस केल्सन, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत मशहूर नाम है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर अपनी वीडियोस बनाएंगे और उसमें मुख्तलिफ केसों को डिस्कस करेंगे, जैसे मौलवी तमीजुद्दीन है या 200 केस है या पटेल केस है, तो उनमें हमें हैन केल्सन का नाम बार बार मिलेगा, क्योंकि इसी की थ्योरी, द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जो इनकी किताब है, इसी से हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या पहले फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले किए थे और हैंस केल्सन की थ्योरी को, द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी को जायज करार देते हुए फैसले सुनाए थे। तो इसी तरह अगला नाम H.L.A. हार्ट का है, जिनकी मशहूर किताब द कंसेप्ट ऑफ लॉ है। और इसी तरह अगला नाम फिर रोनाल्ड डवार्किन है, जिनकी किताब लॉज एम्पायर में उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव दोनों जो हैं ये कंसर्न है जूरिस्प्रूडेंस का। और इन मॉडर्न डेज लॉर्ड डवार्किन सेड दैट jurisprudence not only deals with any one of the school, but jurisprudence deals with both analytical as well as deals with the normative jurisprudence। तो इस तरह ये jurisprudence जो शुरू में सिर्फ नॉलेज ऑफ लॉ और एक्सपर्ट्स ऑफ लॉ से शुरू हुआ था, तो ये जनरल थ्योरी ऑफ लॉ बन गया है, क्योंकि लॉर्ड डवार्किन ने जब ये कहा कि जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ एक नॉर्मेटिव या एनालिटिकल का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये दोनों का ही कंसर्न है और दोनों के बारे में स्टडीज का नाम है, तो इसलिए रोनाल्ड डवार्किन ने अपनी बुक लॉज एम्पायर्स में और टेकिंग द राइट सीरियसली में, दोनों किताबों में यह जिक्र किया है कि जूरिस्प्रूडेंस न सिर्फ एनालिटिकल बल्कि नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस, जब दोनों मिलकर एक नई थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ लॉ या लीगल फिलॉसफी का नाम दिया जाता है। तो हमने आज अपने इस लेक्चर में एक ओवरऑल लीगल फिलॉसफी, जनरल थ्योरी ऑफ लॉ और जूरिस्प्रूडेंस, जो कि कन्वेंशनली दो हिस्सों में तकसीम है, एक
नॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस है और दूसरी एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव जूरिस्प्रूडेंस है। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है और इन दोनों के क्या बुनियादी फीचर हैं और इन दोनों पर कौन कौन से ऑथर्स के कौन कौन से फेमस मेजर वर्क हैं, आज हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ ही इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।